नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार दूसरा कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों में आज प्रेशर देखने को मिला। वो सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि ये सेल ऑफ था क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल इश्यूज कह लें या फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कह लें या फिर इलेक्शन से पहले का सेल ऑफ कह लें, कमोडिटी का टर्मोइल कह लें, जिस भी वजह से आप मान रहे हैं, लेकिन ये सेकेंड डे मार्केट में बिकवाली थी। आज की बिकवाली फर्स्ट हाफ में ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन आज उतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं थी, कल थी। कल ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन ख़राब था। आज एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो एडवांस बेटर था। 1400 साढ़े 1400 शेयर तेज़ी में थे और इनफैक्ट पूरे दिन ही आज एडवांसेस बेटर रहे हैं। तो कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी कंपेरेटिवली F&O मार्केट की या फिर फ्रंट लाइन इंडेक्स के। तो इसलिए एडवांस डिक्लाइन पहले कल के कंपैरिजन में बेटर था। तो उतना हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ आज नहीं था। दूसरी चीज़, आज सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर भी हुआ, रिकवर होना भी था क्योंकि कल छुट्टी है तो रामनवमी की, तो इसीलिए आज मार्केट्स ने जो भी शॉर्ट पोजीशन थी सिस्टम में वो कवर होते हुए दिखाई पड़ी है लास्ट आवर में। आज जो बाइंग आई, जो सेल ऑफ आया फर्स्ट, उसमें आईटी का मेजर कंट्रीब्यूशन था। इन्फोसिस लीड कर रहा था, 3-4% बिकवाली थी। ऑब्वियसली वीक नंबर की एक्सपेक्टेशन मार्केट में है ही, तो वो एक्सपेक्टेशन को मार्केट इनकैश कर रहा है। बेसिकली आप कह लो डिस्काउंट कर रहा है, तो खराब नंबर को डिस्काउंट करके चल रहा है ताकि जिस दिन खराब नंबर एक्चुअल आएंगे उस दिन सिचुएशन कुछ और होगी इन्फोसिस की। एनीवेज, लेकिन इस लिहाज से नंबर से वीकनेस थी। बाकी पूरा आईटी टूटा हुआ था, LTIM, इन्फोसिस, TCS सब में बिकवाली थी, बारिंग हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड में ट्रिगर अच्छे हैं और दूसरा वो ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ, तो वहाँ बहुत कुछ गिरावट की उम्मीद है नहीं, तो वहाँ इसलिए भी आज 3-4% की तेज़ी फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। अच्छी तेज़ी एक्साइड में लगातार 8वां दिन या 9वां दिन जबकि एक्साइड तेज़ी में था। शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या ये कह लीजिए ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड है, या वो एलॉन मस्क की एंट्री से पहले तमाम बैटरी शेयर खरीदारी में थे, तो पैनासोनिक हुआ, ये हुआ, एवरेडी हुआ, अमर राजा हुआ, सब में खरीदारी थी आज, तो बैटरी शेयरों में तेज़ी थी। इसके अलावा आज जो ओवरऑल बाकी सेशंस की अगर बात की जहाँ पर अपमूव देखने को मिला, तो उसमें न्यूज़ फ्लो था। भारतीय हेक्सा का जो IPO रिसेंटली आया था उस पर एक अपग्रेड था ब्रोकरेज का। ONGC पे जेफरीज का अपग्रेड था, उसका इम्पैक्ट था। इसके अलावा HDFC बैंक में 1800 के टारगेट थे, तो फर्स्ट हाफ में वहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। बैंक्स में प्रेशर था, ICICI बैंक में आज फर्स्ट हाफ से, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। बैंक्स और मेजरली आज IT में प्रेशर था। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको अगर कुछ दिखाई पड़ेगी तो आप कुछ कह लो FMCG में, फार्मा में थोड़ी सेलेक्टिव बाइंग थी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक था। लास्ट आवर में अदानी भागा, अदानी एनर्जी सोल्यूशन भागा, क्योंकि वो खबर आया वहाँ पर कि वो उनका जो Q4 अपडेट थे वो अच्छा था, तो उसका इम्पैक्ट। पतंजलि भागा GQG के स्टेक बढ़ाने की खबर पे, हालांकि वो GQG में टेक्निकल एरर है, वो इतना बड़ा स्टेक नहीं बढ़ाया है, तो कल परसों में क्लैरिफिकेशन आ ही जाएगा उसका। उसके अलावा तो इस तरह के अपडेट्स होते रहे और उन अपडेट्स के बीच में स्टॉक चलते रहे, रिएक्शन देते रहे, लेकिन इतना कोई सीवियर खराबी का दिन नहीं था, ठीक ठाक दिन था। और अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, तो कल आएंगे टाटा कम्युनिकेशन, ICICI जनरल इंश्योरेंस के नंबर्स, परसों आएंगे HDFC लाइफ के नंबर, इन्फोसिस के नंबर्स, बजाज ऑटो के नंबर्स। तो अब नंबर्स की शुरुआत हो रही है, तो अब सबसे बड़ा ट्रिगर वही आपके लिए काम करेगा, तो आप उसको आधार मान के चलिएगा। बाकी आज थोड़ा बुरा दिन था IT का। 200 DEMA के नीचे चला गया अक्टूबर के बाद, तो विच इज़ अ वीक साइन, लेकिन ठीक है। जहाँ जहाँ अर्निंग आते जा रहे हैं वहाँ आप सेफ़ हैं, जहाँ जहाँ अर्निंग नहीं आए हैं वहाँ आप वेट एंड वॉच है और अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल लीजिएगा। PSU बैंक से प्रेशर है, आज अच्छी खासी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी PSU बैंक्स में। सो PSU बैंक आज थोड़े कॉज ऑफ कंसर्न जरूर बनते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं। और जो बाइंग थी आज वो PSU में थी, भारत डायनेमिक्स डिफेंस में, भारत डायनेमिक्स, HAL, माझगांव, कोचिन, पारस, इन सब में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो आज अलग अलग स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही थी। डिफेंस के PSUs और साथ साथ ऑयल के PSUs यहाँ पे खरीदारी थी, तो इन पे आप नज़र रखेंगे। कंटेनर कॉप एक और नाम जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरुआत कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल शिवम जी का है। शिवम जी, लग रहा है बहुत बड़ी अदानी की पोजीशन ले रखी है आपने। हर रोज़ आप एक ही सवाल पूछते हो अदानी पर, और हर रोज़ में रिव्यू में कोई बदलाव नहीं आता। एनीवेज, फिर भी आपका एक सवाल है कि अदानी एंटरप्राइज हैज़ लोएस्ट रिटेल होल्डिंग, फ्यूचर में कुछ फ़ायदा हो सकता है? फ्यूचर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म? तो सर, जिस भी कंपनी में रिटेल होल्डिंग कम होती है, आमतौर पे ये देखा गया कि वहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसका जिक्र नहीं होता, और वही शेयर में ज़्यादा एक्शन आता है, क्योंकि वहाँ रिटेल का इंटरेस्ट कम है और फ्लोट मार्केट में बचा नहीं, सारा का सारा फंड लेके बैठे हैं, तो उनमें तेज़ी आती है। कुछ नाम जहाँ पे रिटेल होल्डिंग कम है, उसमें एक अदानी का नाम भी है, और इनफैक्ट वो मैंने ट्वीट भी किया हुआ, वहाँ पढ़ भी सकते हो। कुछ नाम जो मुझे याद है
उनमें TCS है, टाटा कम्युनिकेशन है जिनकी रिटेल होल्डिंग कम है। ज़्यादा वाले में आता है यही सब वोडाफोन, यस बैंक, जो छोटे डिनोमिनेटर, क्योंकि रिटेल को सबसे पहले छोटे डिनोमिनेटर शेयर पसंद आते हैं ना, कि छोटे हैं ज़्यादा आ जाएंगे, वो डिनोमिनेटर की वजह से वो ज़्यादा भर लेते हैं। तो IRFC, आयरेडा, RVNL, इन सब में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। तो जहाँ हाई होता है वहाँ आमतौर पर चाल कम आती है, और जहाँ लो होता है वहाँ आमतौर पर चाल ज़्यादा आती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और दूसरी चीज़, शिवम जी, एक पर्सनल एडवाइस भी आपको, कि अगर आपने अदानी इंटरप्राइजेज ले रखा है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो या तो पहले दिन आप भरोसा मत करते, और अगर आपने पहले दिन भरोसा कर लिया है तो रोज़ रोज़ भाव देखने से भरोसा नहीं अड़ेगा होगा आपका ना। भाव के हिसाब से भरोसा मत बदलिए, भरोसे के हिसाब से भाव बदलने दीजिए। सो एटलीस्ट वेट एंड वॉच, एल्स इफ़ यू कैन नॉट सेल इट, सिंपल। तो इसीलिए ना रोज़ रोज़ भाव देख देख कर फंडामेंटल मत ट्रैक करिए। फंडामेंटल ट्रैक हो जाते हैं, उसके बाद आप स्टिक करते हो उसको। योर डिसीजन इज इधर राइट और रॉन्ग, बीच में मत खड़े होइए ना, बीच वाला हमेशा नुकसान करता है आपके लिए। इट्स एडवाइस, बाकी आप खुद ही समझदार हो। एशियन पेंट और इन्फी, नवीन सर देखो, सेफ साइड तो एशियन पेंट है, ज़्यादा कंसोलिडेशन उसी का देखने को मिलेगा आपको। एक बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो भी चुका है। सो अगर आप फिर भी कुछ लॉन्ग लेना चाह रहे हो तो एशियन पेंट इज सेफ कंपेरेटिवली इन्फोसिस से। इन्फोसिस ख़राब नहीं हो गया है, लेकिन इन्फोसिस के नंबर इस क्वार्टर के वीक एक्सपेक्ट करके मार्केट चल रहा है। बज़ होती है बाजार में जो, वो चल रही है कि इन्फोसिस के नंबर ख़राब आएंगे। अब वो ख़राब नंबर आने की उम्मीदें हैं, नहीं भी आ सकते, हो सकता है बेहतर आ जाए अनुमान से, हो सकता है बहुत ही ख़राब आ जाए। तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है इन्फोसिस। 5 दिन के अंदर ये शेयर है, 3 दिन के अंदर ही शेयर है 5-7% टूट चुका है। तो इस तरह की बिकवाली चल रही है। 8-10% टूट गया इन्फोसिस, तो नंबर के आसपास या नंबर वाले दिन, फ्राइडे की शाम को, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, फ्राइडे नहीं, ये थर्सडे की शाम को 18 तारीख को, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप उस दिन लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं 1। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हैं तो 19 को अगर ख़राब नंबर के बीच में शेयर नीचे खुलता है तो आप उस समय पर लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास फिर भी एक सेफ ऑप्शन होगा एंटर करने का। इन्फोसिस आम तौर पे नंबर्स के बाद बहुत बड़े बड़े स्विंग देता है, ऊपर या नीचे जैसा भी हो, सो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो कोई भी फॉल मिले इन्फोसिस का नंबर के बाद तो आप उसका इस्तेमाल करो, और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो नंबर से पहले करो विद स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर नंबर ख़राब है और बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है तो जिस दिन नंबर आएंगे उस दिन ये उलट हो जाएगा। सो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात सेफ खेलने की, तो ज़्यादा सेफ इन दोनों में एशियन पेंट्स है। सर आई एम इन लॉस 42% नज़ारा एंड 10% प्रॉफिट इन दीपक नाइट्राइट। आई वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम बोथ एंड स्विच टू HUL एशियन पेंट्स और HDFC कॉज ऑफ बेटर वैल्यू। तो मतलब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको शर्मा साहब, जहाँ प्रॉफिट हो आप लेकर निकल जाओ, जहाँ लॉस हो आप लॉस को कवर करो और निकल जाओ, यही तरीके आपके पास बचेंगे। और ज़्यादा बेहतर में नाम तीनों ही अच्छे हैं, HUL, एशियन पेंट्स और HDFC बैंक, तीनों में आप जा सकते हो, वो भी कोई रिस्क नहीं है। तो आप यू नो इट वेल, यू आर डूइंग इट राइट, सो जहाँ तेज़ी मिले आप निकल सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, आप या कोई भी निवेशक, जब भी कभी आप लंबी अवधि के लिए कोई शेयर लेते हो और अच्छी क्वालिटी देखते हो, तो उसका भाव नीचे आए तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप उल्टा ऐड करोगे। अगर उसका भाव ऊपर जाएगा तो आपको कंसर्न होना चाहिए कि ये ऊपर क्यों जा रहा है और इतनी तेज़ क्यों जा रहा है। स्लोली एंड स्टेडली जा रहा है, ठीक है, एकदम से जा रहा है तो इट्स अ कंसर्न। सो अब जैसे अगर IT घूमा तो सबसे पहले TCS ऊपर आ जाएगा, नंबर उसके आ चुके हैं, उसकी सिचुएशन आपको क्लियर है क्या है, बायबैक का प्राइस भी 4200 है या 4500 है, डिविडेंड भी आ रहा है, सो सब कुछ तो क्लीन है वहाँ पर, इसलिए पहले वो घूमेगा। वहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन वैसे ही कम है तो उससे वैसे ही कोई नहीं आने वाला। रही बात आपके सवाल की, पर्टिकुलरली तो दीपक नाइट्राइट ख़राब कंपनी नहीं है, बट ठीक है, आपको गेन मिल रहा है तो आप लेकर निकलो, आप किसी और में जाना चाहते हो जाओ। बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होकर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज बनाना, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। या तो आप ये करो कि शॉर्ट टर्म का मेरा पोर्टफोलियो अलग है, उससे मैं पैसा बनाए जा रहा हूँ और वो मैं लॉन्ग टर्म में डाले जा रहा हूँ, क्लीन, आपको डिसिप्लिन आपका रेडी है, आप डिसिप्लिन में बने हुए हो। आपका डिसिप्लिन नहीं कहता शॉर्ट टर्म मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मैं निकल गया, अगर वो होता तो नज़ारा में 25% लॉस नहीं होता। सो इसीलिए कुछ चीज़ें ना आपको बड़ी सर्टेन करने की ज़रूरत है। यहाँ स्टॉक सिलेक्शन से बेटर आपको अपनी स्ट्रैटेजी सिलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको एक बार को आप देख लो इंस्टेड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कल तरु पावर 75 शेयर हैं, 275 की पाएंगे, एंड अंबुजा सीमेंट 100 शेयर हैं, 240 की पाएंगे। होल्ड करो सर, जयप्रकाश जी, दोनों के दोनों होल्ड करो, दोनों कंपनियां ठीक हैं।
इनफैक्ट ये कल अंबुजा ने कुछ नया एक्विजिशन भी किया था 250 करोड़ रुपए के आसपास का, और नई कैपेसिटीज़ भी इनको ऐड करके देगा इससे। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो, बने रहने में कोई बुराई नहीं है। और इंस्टेड आप एक बार को कल्पतरू में थोड़ा कैपिटल ऊपर निकाल सकते हो, लेकिन एशियन अंबुजा फिर भी ठीक है। और सीमेंट में अगर अदरवाइज ढूंढ रहे हो तो अल्ट्राटेक एंड जेके सीमेंट आर बेस्ट। और अदानी में कुछ ढूंढ रहे हो तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी पावर चल चुका है इसलिए उसको नहीं बोलूँगा, अदानी ग्रीन, ये 3 नाम फिर भी ठीक है। आप अंबुजा में बने हो तो बने रहो, क्योंकि अभी कॉस्ट बहुत नीचे की तो रिस्क बहुत कम ही है आपके लिए। हेलो सुमित जी, लॉन्ग टर्म के लिए कैन इन फॉर एशियन पेंट्स, बाटा, टाटा कम्युनिकेशन नाउ, ऑल्सो वाई यूनिलीवर हैज़ बीन रेंजिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। देखो सूद साहब, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर तो वैसी अपनी पुरानी टेंडेंसी फेमस है एक लंबे लंबे कंसोलिडेशन के लिए। मतलब इतिहास का सबसे बड़ा कंसोलिडेशन भी यूनाइटेड इसके हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही नाम रहा है। शायद 2006 से 2016 था या 2003 से 2009 था, ऐसा कुछ था। 8-9 साल के लिए वो एक ही भाव पे खड़ा रहा है। सो आप चाहें तो देख सकते हो उसको, वो ऐसे ही चलता है धीरे धीरे ही। तो इसलिए उसके केस में आपको पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट इट्स गुड्स कंपनी अदरवाइज। रही बात बाटा के केस में, तो बाटा में कुछ फंड मैनेजर्स ने रिसेंटली बहुत माल लिया है इसमें, एंड दे आर सेइंग कि इसमें बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। सो बाटा इज़ अ गुड गो फॉर नाउ। और लाइकवाइज एशियन पेंट इज़ ऑल्सो गुड गो फॉर नाउ, बट एशियन पेंट के केस में आप नंबर को देख लेना। बाटा के केस में जैसे एक्साइड हुआ है ना, ऐसे कहीं बाटा ना हो जाए किसी एक फाइन डे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होकर चला ही गया। सो इसलिए बाटा का एक कंसोलिडेशन ही पूरा हो चुका है और वो सबसे सेफ बेट है सो फार। तो मतलब क्वालिटी नाम है तीनों के तीनों, बट अगर क्वालिटी में ऑर्डर ढूंढोगे तो सेफेस्ट इज बाटा एज ऑफ नाउ, देन कम्स एशियन पेंट और HUL और एशियन पेंट। एशियन पेंट नंबर का ट्रिगर है, बाकी FMCG एंड फार्मा इधर बेट्स बहुत हुए इस महीने में। ये इकोनॉमिक टाइम्स में सामने रखा, अभी पढ़ रहा था मैं कि इस महीने में जो पिछले महीने के जो म्यूचुअल फंड के नंबर्स आए हैं, उन म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा लोडिंग फार्मा और FMCG हुई है, क्योंकि सामने मानसून खड़ा और मानसून अच्छा आने का अनुमान है। अगर मानसून अच्छा आता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इसका रहता है FMCG एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और खपत रिलेटेड स्टॉक्स, और वो सेकेंड हाफ ऑफ ईयर हमेशा इनके लिए अच्छा ही होता है। सो ये टाइम के लिए बेट लोग शायद इस पर कर रहे हैं, और वैसे वैल्यू अच्छी है तो आप देख सकते हो अदरवाइज। मैंने एस्टर DM 530 की प्राइस पे 500 शेयर खरीदा है डिविडेंड के लिए, और 500 खरीदना है का इरादा है। तो मंजूर सर देखो, डिविडेंड के लिए ख़रीदा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रख के चलना, या आपको शायद एज्यूम होगा कि अगर मान लो 500 रुपये का शेयर है और 300 रुपये का डिविडेंड है, तो जिस दिन आपका 300 रुपये का डिविडेंड X होगा, वो शेयर अपने आप ही 200 रुपये आ जाएगा। सो स्पेशल डिविडेंड अच्छा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन वो आपके प्राइस में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। सो वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तो आपको हेल्प करता है, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए ले रहे हो, तो जितना गेन आप यहाँ उठाओगे उतना ही आपका शेयर से कम हो जाएगा। तो मान लो 300 रुपये का शेयर है, 200 रुपये डिविडेंड है, तो उस दिन आपका शेयर का दाम खुलेगा ही 300 रुपये। माफ़ी, 300 रुपये शेयर है, 200 रुपये डिविडेंड है, उस दिन शेयर का दाम खुलेगा ही 100 रुपये। सो आपका डिविडेंड तो ऑलरेडी X हो गया और वो आपको नंबर में दिख ही जाएगा। सो डिविडेंड के केस में ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है आमतौर पे। तो यूजुअली अगर आप सिर्फ डिविडेंड शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ले रहे हो या किसी पर पढ़े हैं पुराने, तो उनके लिए तो ये वैसी जैकपॉट है, उनको स्पेशल डिविडेंड आ गया। बट शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो इस चीज़ को आप, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे निवेश कर रहे हो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर रिलैक्सो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, इसका फ्यूचर का आउटलुक कैसा है? सर देखो, मेरे हिसाब से पहले तो शर्मा साहब अगर चला तो बाटा चलेगा, और अगर बाटा फॉलोअप लेता है तो शायद रिलैक्सो को भी करना चाहिए। खराबी दोनों में नहीं है, ना रिलैक्सो में ना बाटा में। आप ये कहोगे कि बहुत समय चला नहीं, ख़राब नंबर हैं, मार्सिलस फंड का शेयर है, बहुत चल चुका है, एक समय तक इसने पैसा बना के दिया है, एग्री। तो एक समय तक पैसा बनाने वाले से बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जो उसके बाद भी चले ही हैं। बहुत समय तक कंसोलिडेशन होता है फिर चलने लग जाते हैं, तो ठीक है, कंसोलिडेशन का हिस्सा है, आप बने रहिए अभी तो, एंड वेट एंड वॉच। बाटा में मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि कुछ फंड मैनेजर से मेरी रिसेंटली बात हुई है और उन्होंने एक्चुअल में बोला है कि उनको बाटा बेटर लग रहा है, बाटा एंड मारुति। तो अगर आप चाहो तो ये दोनों वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनियाँ हैं, तो मतलब दे आर गुड क्वालिटी नेम्स अदरवाइज भी। इज इट गुड टू गो फॉर अंडर वैल्यूड स्मॉल फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म?
ऋतिक जी देखो, अंडर वैल्यूड स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में अभी एक आर्टिकल मुझे अभी अभी थोड़ी पहले ही पढ़ रहा था, वो याद ही आ गया। तो इकोनॉमिक टाइम्स में, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिए, आज के पेपर में लिखा हुआ है कि कुछ मतलब आप, क्योंकि अंडर वैल्यूड आपने वर्ड यूज़ किया इसलिए बोल रहा हूँ। अंडर वैल्यूड आप पीई से देखोगे, लेकिन पीई इज़ नॉट द राइट बेंचमार्क फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। उनके लिए प्राइस टू बुक देखना होता है। बुक वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। तो या तो पीएसयूज जो बुक वैल्यू के नीचे उनको देखिए, जो मोटा मोटा मुझे याद है बैंक ऑफ इंडिया था शायद, या यूनियन बैंक था या कैनरा बैंक था, बाकी आप चेक कर लो क्योंकि नंबर चेंज होते हैं तो मिस हो जाता है मुझसे। लेकिन कुछ अंडर वैल्यूड पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स जो हैं, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, ये ईटी में छपा है, वही एक के याद आ रहा है, 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक से नीचे है ये। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक से नीचे है ये। बंधन बैंक है, लेकिन यहाँ एक क्राइसिस ये है कि बंधन और आरबीएल दोनों के दोनों जब से लिस्ट हुआ तब से लेके आज तक लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर नहीं गए। सो इनको एक बार को आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो। और एनबीएफसी में से आवास फाइनेंशियल है, जो कि 6.5 का प्राइस टू बुक है, इसका 5 साल का एवरेज अभी 4 के बुक वैल्यू पे काम कर रहा है, तो वहाँ से काफ़ी नीचे है। सो एनबीएफसी वाइज ये फिर भी एक बार को रीजनेबल लग रहा है। महंगे साइड पे आते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये थोड़े थोड़े महंगे हैं, लेकिन ठीक है, ये आर्टिकल में है तो आप एक बार दोबारा इनके ऊपर स्टडी कर सकते हो। सो इस तरह से आप कॉल ले सकते हो यहाँ पे। सर इस समय इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक सुरक्षित है? नितिन जी देखो, इंट्राडे के लिए आपको 2 ही चीज़ों को खेलना होता है। पहला डेप्थ। डेप्थ मतलब कि आपने अगर 1 करोड़ शेयर ही मारे तो आपको तुरंत मिल जाए। जैसे आईटीसी है, जैसे लिक्विड स्टॉक्स जो होते हैं लार्ज कैप, उनमें क्या कि आप फंसते नहीं हो, स्प्रेड में नहीं फंसते हो। तो 1 रुपये ऊपर का स्प्रेड या 2 रुपये ऊपर का स्प्रेड लगा के आप डालोगे, आपने शेयर खरीदा 500 रुपये में, आएगा 505 रुपये में, तो 505 में आया, जो 5 रुपये वो स्प्रेड है, तो स्प्रेड में नहीं फंसते अगर लिक्विड शेयर होता है। तो 500 रुपये में अगर आप आईटीसी मारते हो 400 रुपये में, तो खड़े खड़े 400 रुपये में आपको 1 लाख शेयर भी दे देगा। तो वो पहली चीज़ ज़रूरी, लिक्विडिटी। दूसरी चीज़ मोमेंटम, जहाँ मोमेंटम मिला उसको खेलिए। और इंट्राडे की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कभी फंडामेंटल नहीं होती। उसमें आप कभी ये नहीं देखो कि ये कंपनी का कारोबार क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, उसका ट्रिगर क्या है। टेक्निकल बाय बना, आपने बाय किया, 3-4 रुपये मिला, आप निकल गए। टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट किया, 3-4 रुपये मिल गए, आप निकल गए। सो आपका क्विक टारगेट्स एंड क्विक स्टॉप लॉस होते हैं उसमें। आप उसको अगर ऐसे प्ले कर सकते हो तो आप इंट्राडे प्लेयर खेल सकते हो। अगर आप सेंटिमेंटली जुड़ गए कि नहीं जी ये फंडामेंटल है और मेरे ट्रेड से मेरी वैल्यू अटैच्ड है, कि नहीं मेरी ईगो कहती है कि ये चलेगा, तो फिर आपको मतलब बाजार फिर सब दिखा देगा कि कौन ज़्यादा समझदार है और कौन ज़्यादा बेहतर है। मार्केट से ज़्यादा सुप्रीम कोई नहीं है इस एटलीस्ट मार्केट्स में। सो एटलीस्ट वो पार्ट को आप आधार मान के ट्रेड करिए, तो ट्रेडर ही रहिएगा। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग मत करिएगा, वरना होता है ना कि माया रही ना मोह वाला हाल होगा। सो बेटर यही है कि एक ही माइंडसेट के साथ काम करिएगा उसमें आप। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और रिस्पेक्टेड सर, काइंडली एडवाइस, जो शेयर एनसीएलटी में जाकर डीलिस्ट हो जाते हैं उन शेयर के रिफंड मिल सकते हैं क्या? ये आपने पहले ही पूछा था अरोड़ा साहब। देखो अरोड़ा साहब, जो कंपनियां एनसीएलटी में जाती हैं आमतौर पर उसको ख़रीदने के लिए एक बड़ा प्लेयर आता है। वो बड़ा प्लेयर एनसीएलटी पे दिए गए दाम से उसको ख़रीद लेता है। तो उसके 2 हिस्से बनते हैं। पहला, जो कंपनी एनसीएलटी में होती हैं उनके असेट को तोड़ तोड़ के बेचा जाता है और वो अलग अलग उसे लिक्विड कर दिया जाता है पूरा। दूसरा, वो उस एनसीएलटी में खरीदी हुई कंपनी को खरीदता है और फिर रिवाइव करता है। रिवाइव करके उसे दोबारा रीलिस्ट करता है और रीलिस्ट करके ट्रेड कराता है। तो पहले हिस्से में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा कि तोड़ तोड़ के बिक गया। उस एग्जाम्पल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एनसीएलटी में गई और टूट टूट बिक गई। दूसरे हिस्से में आती हैं, जैसे रुचि सोया था, उसको रिवाइव किया पतंजलि ने, रिवाइव करके उसका जो दोबारा ट्रेडिंग शुरू किया और मर्ज करके पतंजलि के साथ उसका नाम चेंज कर दिया। उस केस में उनके नंबर ऑफ शेयर को रिड्यूस किया गया, यानी जिनके पास 100 शेयर थे उनको 1 शेयर दिया गया या 2 शेयर दिया गया, और शेयर का दाम जो 10 रुपये था वो सीधे रिवाइव करके 100 रुपये हो गया। तो आपका नंबर ऑफ शेयर घट गया और आपका वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। यही सेम केस अभी हुआ है रिलायंस के केस में। रिलायंस नेवल जो डीलिस्ट हो गई थी, मतलब जो एनसीएलटी में चली गई थी, उसको स्वान एनर्जी ने खरीदा। स्वान एनर्जी ने उसका नाम चेंज करके स्वान डिफेंस कर दिया, और स्वान डिफेंस के शेयर होल्डर्स को 275 शेयर दिए के बदले में 1 शेयर दिया गया है। तो वो अब उनकी रीलिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते में कहीं शायद रीलिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़े और ट्रेड शुरू हो जाए। तो अगर आप रिलायंस नेवल के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए ये एक ट्रिगर बन सकता है, तो आपको लोग हेल्प करेगा। और स्वान को भी बड़ा हेल्प करेगा कि स्वान प्रमोटर होल्डिंग होगा, तो जैसे ही वो कंपनी दोबारा ट्रेड शुरू कर देगा, स्वान के अंदर भी उसकी वैल्यू ऐड आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसमें भी रिएक्शन आएगा। सो
ये तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो हर केस में नहीं, लेकिन जहाँ लिक्विड नहीं होती है कंपनी, एनसीएलटी में जाने के बाद तोड़ तोड़ के नहीं बेची जाती हैं, वहाँ पर आपको पूरी पेमेंट की जाती है उस कंपनी की, या उसमें शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ दिया जाता है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल नहीं, परसों। रामनवमी की छुट्टी है, तो कल आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं भी। और आपसे मुलाकात होगी गुरुवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।